नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत, क्योंकि हर एक सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। जी हाँ, नया सवेरा में आज हम बात करेंगे नए भारत की। प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे अखबारों में प्रकाशित महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही साथ आत्मनिर्भर होते भारत की झलक भी आपको दिखाएंगे। आर्थिक विकास की झलक होगी, साथ ही साथ खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है हिट और कैसे रह सकती है आपकी सेहत फिट, करेंगे इस पर भी बात। बिल्कुल, और इसी के साथ करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे दुनिया भर की प्रमुख खबरों पर, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। तो आप सभी को सुप्रभात। आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत प्रमुख खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी ने कहा, साझेदार देशों से सम्मेलन के दौरान बातचीत के लिए उत्सुक। गृह मंत्री अमित शाह आज सीमा सुरक्षा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस साल गुजरात के भुज में हो रहा है बीएसएफ का स्थापना दिवस कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई आज। निकाय चुनाव तक एसआईआर रोकने की मांग। भारत ने COP30 में एक तरफा और व्यापार को सीमित करने वाले कदमों के खिलाफ दी चेतावनी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद को और मजबूत करने की जरूरत पर दिया जोर। भारत ने विश्व मुक्केबाजी का फाइनल में रिकॉर्ड 9 स्वर्ण पदक समेत जीते 20 पदक। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर भारतीय मुक्केबाज ने जीता कम से कम एक पदक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए हैं। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। और इसके साथ ही G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और SDGs के क्रियान्वयन पर भी चर्चा केंद्रित होगी। आपको बता दें कि G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से आयोजित भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका यानी IBSA नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। वो 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका की ये उनकी चौथी आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 2016 में दक्षिण अफ्रीका की द्विपक्षीय यात्रा की थी और उसके बाद साल 2018 और 2023 में वहां 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में भाग लिया था। The summit will be important for India to ensure continuity of its priorities in the G20 after having hosted a very successful presidency in 2023. As you are aware, the G20 has emerged as a premium forum for international economic cooperation as well as for discussing matters of global significance. The G20 provides an excellent opportunity for the leaders of these large economies and emerging economies representing over 85% of global GDP and around 3/4 of the world population to come together and discuss important issues impacting the world. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा
कि मैं 21 से 23 नवंबर 2025 तक दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की यात्रा पर जा रहा हूं। ये यात्रा मुझे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 20वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए है, जो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहा है। ये शिखर सम्मेलन खास है क्योंकि पहली बार G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीका में हो रहा है। साल 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था। ये सम्मेलन दुनिया के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का एक मौका है। इस साल के G20 की थीम एकजुटता, समानता और स्थिरता है, जिसके जरिए दक्षिण अफ्रीका ने भारत के नई दिल्ली और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए पिछले सम्मेलनों की दिशा को आगे बढ़ाया है। मैं इस शिखर सम्मेलन में भारत की सोच और हमारे सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। मैं साझेदार देशों के नेताओं के साथ बातचीत करने और सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित 6वें IBSA शिखर सम्मेलन में शामिल होने की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। दौरे के दौरान मैं दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े भारतीय समुदायों में से एक है। दक्षिण अफ्रीका के व्यापार मंत्री जुको गोडलिम्पी ने कहा है कि मौजूदा बहुपक्षीय व्यवस्था कई ऐसी रुकावटों से घिरी हुई है जो देशों को बड़े और बदलावकारी कदम उठाने में मदद करने के बजाय उन्हें रोकती है। G20 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्रेड, इंडस्ट्री और कंपटीशन के डिप्टी मिनिस्टर जुको गोडलिम्पी प्रिटोरिया ने G20 रिमूविंग इंटरनेशनल ऑब्स्टैकल्स टू सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी नामक रिपोर्ट के लॉन्च कार्यक्रम में ये बात कही। गोडलिम्पी ने कहा कि G20 की ये रिपोर्ट टिकाऊ औद्योगिक नीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं को हटाने में सामूहिक कदम उठाने की एक मजबूत नींव देती है, ताकि ऐसे विविध आर्थिक ढांचे तैयार किए जा सकें जो पर्यावरण की सीमाओं का सम्मान करते हों। और चलिए इसी के साथ नया खबर में अब रुख करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां सीमा सुरक्षा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह आज गुजरात के भुज में मनाया जा रहा है, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज BSF के स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। स्थापना दिवस के मौके पर परेड में 12 राज्यों की टुकड़ियां, जिसमें कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और कछार शामिल हैं। इस परेड में महिला अधिकारी भी भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में BSF के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। BSF आतंकवाद के अलावा घुसपैठ, तस्करी और अवैध व्यापार मार्गों से भारत की सीमा की रक्षा करता आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जोधपुर में BSF स्थापना दिवस की भव्य परेड की सलामी ली थी। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। केरल सरकार ने प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताते हुए याचिका में मौजूदा SIR प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की थी और कहा था कि जिस तरह से ये प्रक्रिया चलाई जा रही है वो देश के लोकतांत्रिक ढांचे और राजनीति के लिए अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही केरल सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनावों के साथ साथ इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी गई तो प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो सकता है। इस याचिका में यह भी कहा गया कि स्थानीय निकायों में नई शासन व्यवस्था 21 दिसंबर को कार्यभार संभालने वाली है और इसलिए केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि 21 दिसंबर तक SIR की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया जाए। SIR से ही जुड़ी एक और खबर, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग के दल के 4 दिवसीय दौरे का आज अंतिम दिन है। आज चुनाव आयोग ने न्यू टाउन में EVM व्यवस्था की जांच को लेकर जिला अधिकारियों के साथ एक विशेष कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला का नेतृत्व सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश भारती कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक के 24 घंटे के भीतर मुख्य सचिव मनोज पंत भी जिलाधिकारी के साथ बैठक कर सकते हैं। इससे ये अटकलें भी तेज हैं कि क्या मुख्य सचिव की ये बैठक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे गए उस पत्र से जुड़ी है जिसमें उन्होंने SIR प्रक्रिया और BLO की जारी कारण बताओ नोटिस की तार्किकता पर
सवाल उठाए थे। राज्य सचिवालय के जिलाधिकारियों की अलग होने वाली बैठक से तनाव भी इस समय बढ़ गया है। इस बीच राज्य सीईओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार कोलकाता उत्तर क्षेत्र के 7 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एनुमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन में लापरवाही के आरोप में चुनाव आयोग ने आज दोपहर तक इन 7 बीएलओ से जवाब मांगा है। राज्य सीईओ कार्यालय के मुताबिक 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच एकत्र किए गए एनुमरेशन फॉर्म में से 30% डिजिटाइजेशन का लक्ष्य था, लेकिन इन 7 बीएलओ ने केवल 4 से 8% तक ही डेटा दर्ज किया है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अब तक 99.7% एनुमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जबकि ऐप में दर्ज होने की दर सिर्फ 25.5% है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रही हैं, जो उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश में 9वीं बार हो रही है। कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। एसआईआर कोई नया बात नहीं है, ये 9th एसआईआर हो रहा है देश में। और उन्होंने फर्स्ट डे से बीएलओ को डराने का काम, इलेक्शन कमिश्नर सीईओ के खिलाफ पर्सनल अटैक करना, सीईसी के खिलाफ उनको गाली देना। एसआईआर नो इलेक्शन। 7 फरवरी में फाइनल वोट लिस्ट नहीं होगा तो अप्रैल में चुनाव नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा तो संविधान में लिखा हुआ है क्या होने वाला है। इसलिए ममता बनर्जी जो कर रहा है, बांग्लादेशी इलीगल घुसपैठिया और डेथ वोटर, डबल एंट्री फेक वोटर्स, ये लोग का नाम डिलीट हो रहा है। अपने कुर्सी जाने के लिए वो हल्ला बोल कर रहा है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी टकराव लगातार अब तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बड़ा दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी के आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की भाजपा यूनिट ने अब अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। बंगाल भाजपा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि मोहम्मद मुल्ला नाम का एक बांग्लादेशी व्यक्ति है, जिसने एक स्थानीय महिला से शादी करके अपने ससुर को अपना पिता बना लिया, जिसके बाद वो पश्चिम बंगाल में मतदाता बन गया। मोहम्मद मुल्ला नाम का ये व्यक्ति बंगाल के सेरामपुर में रह रहा है। भाजपा का ये दावा बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों की मौजूदगी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं एसआईआर के डर से पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठियों के भागने की तस्वीरें लगातार वायरल हैं। बांग्लादेशी भारत में क्यों रहना चाहिए? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश, तो हमें स्वागत करना चाहिए। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने इसे खतरनाक, बिना योजना वाला और अमानवीय करार देते हुए कहा कि 3 साल का काम 3 महीने में थोपने से पूरा प्रशासनिक ढांचा दबाव में है। बीएलओ पर अत्यधिक बोझ, ट्रेनिंग की कमी, सर्वर की दिक्कतें और अव्यवहारिक टाइमलाइन से स्थिति और बिगड़ रही है। ममता ने आरोप लगाया कि जलपाईगुड़ी में एक आंगनबाड़ी वर्कर ने इसी दबाव में आत्महत्या कर ली, जबकि कई और मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि धान कटाई और आलू बुआई के पीक सीजन में लाखों किसानों से फॉर्म भरवाना अव्यवहारिक है, जबकि बीएलओ को कारण बताओ नोटिस व धमकियां मिल रही हैं। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर भाजपा लगातार हमलावर है। बंगाल से बांग्लादेश जो जाएगा उसको छोड़ दो, उधर से आने के लिए मना है। यही मौका है, 10-20 लाख पॉपुलेशन बंगाल की कम हो जाए। बंगाल में अभी से टीएमसी को डर लग रहा है, एसआईआर के नाम से डर रहे हैं। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। उनको पता है कि जो बांग्लादेशी हैं उनकी अब खैर नहीं। जनता इस बात को समझ चुकी है कि एसआईआर एक सही एक्सरसाइज है और घुसपैठियों को रोकने का एक वाहिद तरीका है। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी एसआईआर से इतना परेशान क्यों हैं?
दरअसल हाल ही में एसआईआर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को ये डर सता रहा होगा कि कहीं बंगाल में भी बिहार जैसा हाल न हो जाए। सौरभ दत्त के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोलकाता से ही सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो यही बताइए कि ये जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है, हालांकि इसके पीछे के मायने किस तरह से समझा जाए, आपकी रिपोर्ट भी अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि अब वास्तव में यही डर अब ममता बनर्जी को सता रहा है कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो बाहर होंगे और उससे उनकी सत्ता कहीं ना कहीं डगमगाएगी? जी देखिए, 4 नवंबर को जब एसआईआर शुरू हुआ, यहाँ पे इन्विटेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, तभी ममता बनर्जी ने एक बड़ी रैली कलकत्ता में किया और उस रैली के बाद उसका जो मंच था, उस मंच से सरासर स्पष्ट भाषा में एसआईआर का विरोध किया। उसके बाद वो उत्तर बंग में, नॉर्थ बंगाल में गई थी, वहां से भी उन्होंने कहा था कि एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और केरल, तमिलनाडु के साथ पश्चिम बंगाल भी एसआईआर के विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें वो जुड़ गए। और उसके बाद देखा गया कुछ पल की खामोशी थी और अचानक से एनडीए का रिजल्ट आया, बिहार का रिजल्ट आया और उसके बाद ही उन्होंने एक हैंडल में पोस्ट किया और कहा कि बीएलओ के ऊपर दबाव आ रहा है। और फिर एक बीएलओ की मौत को एसआईआर से संपर्क करके उन्होंने कहा कि एसआईआर को रोक देना चाहिए। यही वो नहीं रुकी। कल फिर एक चिट्ठी लिखी, 3 पन्नों का चिट्ठी था, 3 पन्नों का पत्र था। उस 3 पन्ने के पत्र में वो जो बात अब तक कह रही थी, वो सारी बातें ही वहीं पे थी। और उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओ को शोकॉज करना भी चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। और रात को पता चला आखिर में बेलेघाटा, कोलकाता नॉर्थ का जो बेलेघाटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस बेलेघाटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 बीएलओ को शोकॉज किया है चुनाव आयोग ने। तो ये पता चल गया था क्यों उस पत्र में जो लेटर लिखी थी ममता बनर्जी ने, उस लेटर में ये बीएलओ को शोकॉज करने वाला भी पॉइंट वहां पे दर्ज था। तो ये सारी बातें लेके, और अभी देखिए आज न्यू टाउन में ये पहला प्लान्ड एक वर्कशॉप हो रहा है कि 4 दिन के सफर के लास्ट दिन आज एक वर्कशॉप होगा, डीएम होंगे, वीडियोज होंगे। और उसी वक्त पता चलता है कि अगले ही दिन, मतलब शनिवार को, नवान्न ने एक बैठक बुलाया है। उस बैठक में जिला शासक रहेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि वो डेवलपमेंट का एजेंडा को लेकर मीटिंग है, लेकिन उसमें ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें ये एसआईआर वाली पॉइंट भी होगा, क्योंकि पिछली 2 महीने पहले जब बोलपुर में सीएम ने एडमिनिस्ट्रेटिव मीट किया था, वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव मीट के मंच से साफ तर्ज से सीएम ने कहा था कि बीएलओस को जैसे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, इससे वो नाखुश है। तो पूरी ये जो पूरा जो माहौल है, वो माहौल ऐसा ही है कि चुनाव आयोग के साथ वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है वो लगातार एक बहस में जा रही है एसआईआर को लेके। एक टकराव हो रहा है और आगे आगे जैसे जैसे एसआईआर बढ़ेगा, यहाँ का मानना है कि ये जो टकराव है वो भी तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही सौरभ, अगर हम देखें तो एसआईआर का जो डर है वो इस वक्त सिर्फ टीएमसी में नहीं, बल्कि वहां पर जो घुसपैठी हैं पश्चिम बंगाल में, उनके अंदर भी नजर आ रहा है। क्योंकि बॉर्डर से कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध करके और बांग्लादेश की तरफ रवाना हो रहे हैं। और उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में आधार कार्ड भी मौजूद है। सौरभ जी, यही तो बात है कि उन जो तस्वीरें सामने आ रहे हैं, जो विपक्ष जो कह रहे थे कि एसआईआर होने से बहुत सारे घुसपैठिया हैं, बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं, जाली वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है, मृत वोटर्स है, उनको साफ करना चाहिए वोटर लिस्ट से। तो 2002 में हुआ था, अब 2025 में 23 साल के बाद हो रहा है। ये तो जाहिर सी बात है कि एक तो रिव्यू तो होगा। तो उसके चलते ही जैसे जैसे ये प्रोसेस, जैसे जैसे ये तस्वीरें सामने आ रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि वो टीएमसी के वोटर है, वो जो यहाँ के नागरिक नहीं है, फिर भी लक्ष्मी भंडार जो यहाँ का जो प्रोजेक्ट है उसका फायदा लेते थे, जो भी सरकारी प्रोजेक्ट है वो सबका फायदा लेते थे। यहाँ तक वो ये भी कहते हैं कि वो मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में रहते थे, वहीं पे टीएमसी के कार्यकर्ता आते थे, उनको कागज देते थे और उनका बड़ी सिस्टमेटिक वे से उनका ये जो आधार कार्ड का जो प्राप्ति है, जो वोटर कार्ड का जो प्राप्ति है, वो सब हो रहा था, वो सब उनको मिल रहा था। तो सवाल ये है कि अगर टीएमसी
जागरूक हैं। तो जब उनको पता था, जब उनके इलाके के कार्यकर्ता को पता था कि ये सारे घुसपैठिया है, उन्होंने प्रशासन को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बिल्कुल। तो ये सारी बातें, उनका कोई सवाल नहीं आ रहा है, उन सब बातों को लेके कोई बयान नहीं आ रहा है सत्ता पक्ष से। यानी कि ममता सरकार का पूरा प्रयास है इस एसआईआर प्रक्रिया में अड़ंगा डालने का। हालांकि चुनाव आयोग अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और नए सवेरे में रुक करते हैं अब अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां भारत ने एक तरफा और व्यापार को सीमित करने वाले जलवायु कदमों के खिलाफ चेतावनी जारी की है, और ये कहते हुए कि ऐसे कदम बराबरी और न्याय को कमजोर करते हैं। ब्राजील के बेलेम में COP30 के दौरान आयोजित थर्ड एनुअल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल ऑन जस्ट ट्रांजिशन में बोलते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार विकास की कमियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नीतिगत स्वतंत्रता चाहिए, ताकि वो अपने लोगों का भला कर सके। मंत्री ने ये भी बताया कि जस्ट ट्रांजिशन सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था में एक समावेशी बदलाव होना चाहिए जो सामाजिक न्याय को सम्मान दे और सभी देशों को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में निष्पक्ष योगदान देने में सक्षम बनाए, बिना उनके विकास को रोके। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भारत बेलेम में एक महत्वाकांक्षी निर्णय की उम्मीद करता है, जिसमें एक ऐसे तंत्र की स्थापना हो जो पेरिस समझौते और जलवायु संधि को लागू करने में मौजूद एक महत्वपूर्ण कमी को दूर कर सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब दुनिया को समानता और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, यानी कि समान लक्ष्य लेकिन अलग अलग देशों की क्षमता और जिम्मेदारी के अनुसार योगदान को लागू करना होगा, ताकि वास्तव में सभी के लिए न्यायपूर्ण परिवर्तन संभव हो सके। तो बेलेम में चल रहे COP30 से इतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और UNFCCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील से भी मुलाकात की। मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस मुलाकात पर खुशी व्यक्त की और बातचीत को सार्थक और उपयोगी बताया। और ब्राजील के बेलेम में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में मुख्य स्थल पर आग लग गई, जिसके बाद COP30 स्थल तुरंत ही खाली कराना पड़ा। दरअसल इस घटना से UN कॉन्फ्रेंस के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में अचानक से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इसमें करीब 200 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। आग लगने के समय वार्ताकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं आधिकारिक बयान के अनुसार आग समिट के एंट्रेंस के पास ब्लू जोन में मौजूद एक कंट्री पवेलियन में लगी थी, जिस पर जल्द ही काबू भी पा लिया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इधर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इजराइल CEO फोरम में दोनों देशों के उद्योग जगत की भागीदारी और चर्चा ने रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम दिया है। इजराइल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बरकात के साथ इस फोरम को संबोधित करते हुए भारत ने व्यापार और निवेश के अवसरों पर जोर दिया। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA की वार्ता शुरू करने का ऐलान किया।
फोरम में कृषि, जल, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और उच्च तकनीक नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही इस दौरान विशेषज्ञों का कहना है कि ये साझेदारी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और तकनीकी विकास के लिए लाभकारी साबित होगी। और वहीं देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। जी हां, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में साल 2024-25 के फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी कर दिए हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रिकॉर्ड स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए देश के किसान भाई बहनों का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में जहां उत्पादन करीब 252 मिलियन टन था, वो अब 106 मिलियन टन बढ़कर करीब 358 मिलियन टन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आगे बताया कि चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर करीब 1502 लाख टन हो गया है। वहीं गेहूं में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही मूंग उत्पादन बढ़कर 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली का उत्पादन 119.42 लाख टन की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मक्के की अगर हम बात करें तो मक्के का उत्पादन 434.09 लाख टन और श्री अन्न का उत्पादन 185.92 लाख टन अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री ने दलहन तिलहन के उत्पादन में भी आशाजनक वृद्धि पर खुशी जताई और बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड करीब 430 लाख टन अनुमानित है। और चलिए अब चलते हैं कुनों। भारत में चीतों के पुनरुत्थान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत में जन्मी पहली मादा चीता मुखी ने कुनों में 5 शावकों को जन्म दिया है। डीडी न्यूज के तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट देखिए। भारत के वन्य जीव संरक्षण इतिहास में एक सुखद और ऐतिहासिक पल। कुनों ने एक नई मिसाल कायम की है। 33 महीने की मुखी, भारत में जन्मी पहली मादा चीता ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। हाल के समय में पहली बार किसी भारतीय जन्मी चीता ने प्रजनन किया है और यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक मील का पत्थर है। This is an unprecedented breakthrough for India's cheetah introduction initiative under Project Cheetah. This marks the first time in the country's recent history that an Indian-born cheetah has reproduced. यह जन्म सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि एक सबूत है। सबूत की चीते यहाँ ढल रहे हैं, फल फूल रहे हैं और भारतीय धरती पर अपने भविष्य को सुरक्षित देख रहे हैं। मुखी और उसके सभी शावक स्वस्थ हैं और उनका आगमन यह भरोसा और मजबूत करता है कि भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्वास अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। Birth of 5 cubs, the number of cheetahs in India stands at 32. It gives a lots of optimism about establishing a viable cheetah meta population in India, which is the goal of our Project Cheetah. एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ है और उसके साथ लौटी है उम्मीद। उम्मीद की धरती का सबसे तेज धावक भारत के जंगलों में अपनी रफ्तार दोबारा बिखेरेगा। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए नए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विफ्फी की, जहां गोवा में चल रहे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मास्टर क्लास सत्र का भी वो आज शुभारंभ करेंगे। सूचना मंत्री दिन भर विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लेने वाले हैं और इसके तहत राजदूतों के लिए आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। इससे पहले कल महोत्सव का शुभारंभ एक शानदार परेड के साथ हुआ। कल सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स फिल्म बाजार का भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिसमें इस बार 124 नए क्रिएटर जुड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस बार इफ्फी में 81 देशों के करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
देश की संस्कृति के अलग अलग रंग, मधुर संगीत और नृत्य से गूंजता आसमां। जी हाँ, ये नजारा है गोवा का, जहां 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई है। महोत्सव का शुभारंभ एक शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गोवा की झांकियां देखने को मिली। साथ ही फिल्म स्टूडियो का डिस्प्ले और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 50 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित झांकियां भी प्रस्तुत की गई। समारोह में देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक परेड में देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के रंग बिखेरे। Taking various steps to give the bridge to the new creators, new young minds, creative minds to the global level, the Waves Bazaar giving a chances to them, and also the creators from various part of the country, they are going a global level reach. India is the forefront of these creativity revolutions, and if he continues to be the bridge between the Indian talent and global possibilities. We have the largest collection of films coming in from close to 80 countries. We have films which are being premiered for the first time internationally. There are global premieres, there are national premieres, there are films which have made way into the competition section. We had the largest number of entries, close to 3,000 entries, and from which there are few films which are part of the competition section. We also have the AI film hackathon, and on the other side of the road we have the largest film bazaar called as the Waves Film Bazaar. इससे पहले सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स फिल्म बाजार का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नेशनल असेंबली की मेंबर जे वोन किम ने वंदे मातरम गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि वेव्स फिल्म बाजार क्रिएटर्स के बीच ब्रिज का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार 124 नए क्रिएटर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि फिल्म बाजार अब तक अपना सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। 300 से ज्यादा फिल्म प्रोजेक्ट इस बार शामिल होंगे। This Waves Bazaar will bridge between the creators to the world, the producers and the creators, the young dynamic creators. The Waves Film Bazaar co-production market this year is going to feature 27 projects, including 22 feature films and 5 documentary projects. These projects represent diverse geographies, languages and genres, but they all share the ambition of reaching the global audience. 20 से 28 नवंबर तक 9 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में फिल्म स्क्रीनिंग, सांस्कृतिक और फिल्म उद्योग से जुड़े कार्यक्रम शामिल होंगे। इस दौरान 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 1952 से शुरू हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और भव्य फिल्म महोत्सव है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा मिलकर इस महोत्सव का आयोजन करते आए हैं। ये महोत्सव वैश्विक सिनेमा का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां साहसिक प्रयोगों से क्लासिक फिल्मों का पुनर्निर्माण होता है और महान हस्तियां नए कलाकारों के साथ मंच साझा करती हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गोवा। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारी सहयोगी पणजी से श्यामा मिश्रा इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उनका करते हैं। श्यामा, सीधे तौर पर देखें तो आज इफ्फी यानी महोत्सव का आज दूसरा दिन है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज के कौन कौन से प्रमुख वो कार्यक्रम होंगे जिन पर आज सीधे तौर पर फोकस रहने वाला है। श्यामा जी देखिए, सबसे पहले तो फोकस क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पर रहेगा, जो कि एक ऐसा 48 घंटे का चैलेंज है जहां पर यंग माइंड सामने आते हैं और कई सारे दूर दराज जगहों से आते हैं, पूरे भारत से आते हैं। और इसमें कई सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं जहां पर एक पूरी फिल्म बनती है। और ये छोटे बच्चे होते हैं, उभरते हुए बच्चे होते, कलाकार होते हैं जो ये फिल्म्स बना रहे हैं। इनके पास 48 घंटे होते हैं और ये गोवा के कोई भी जगह पर, सीन पर जाकर अपनी फिल्म को बना सकते हैं और इन्हें
सपोर्ट भी दिया जाता है मिनिस्ट्री की ओर से और साथ ही शॉर्ट्स टीवी की ओर से। जब ये बन जाएगा तो शॉर्ट्स टीवी अपने जो यूके बेस्ड है वो अपने चैनल्स पे या अपने प्लेटफॉर्म्स पर इसे स्क्रीन भी करेंगे। तो जो सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन, वो आज इसका शुभारंभ करेंगे और साथ ही इसके बाद में हम देखेंगे कि मास्टर क्लासेस के भी सेशन आज से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उनकी इंगेजमेंट है जहां पर एम्बेसडर्स जो इफ़ी के एम्बेसडर्स रहेंगे उनके साथ में वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे और साथ ही वहाँ पर भी साझा होगा कि किस तरीके से भारतीय सिनेमा को, भारतीय पूरे फिल्म जगत को आगे ले जाना है और किस तरीके से आने वाले कोलैबोरेशंस या जो नए नए संभावनाएं हैं उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गाला प्रीमियर्स की अगर बात कर लें तो हम सभी जानते हैं फैमिली मैन 3 आ रही है और उसका गाला प्रीमियर आज यहाँ पर इफ़ी में होने वाला है। इसके अलावा एक मराठी मूवी है असंभव, उसकी भी गाला प्रीमियर आज यहाँ पर रेड कार्पेट पे होगी। तो रेड कार्पेट वॉक होगा और साथ ही सिनेमा ऑफ द वर्ल्ड, पैनोरामा सेक्शन, कई अन्य जो कंपटीशन सेक्शंस हैं उनकी भी यहाँ पर फिल्में दिखाई जा रही हैं। पूरे दिन का ये एक जो आज का एक सीरीज़ कहेंगे हम, काफ़ी व्यस्त जाने वाला है क्योंकि कई सारे एक्टिविटीज़ भी होने वाले हैं और कई सारे फिल्में भी होने वाले हैं। इसके अलावा गोवा में, पणजी में, कई सारे जगहों पर थिएटर्स में तो फिल्में लगी ही हैं, लेकिन ओपन थिएटर्स जो बीच पर हैं वो भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपनी ओर और वहाँ पर भी जो पर्दे और प्रेजेंटेशन के ज़रिए है वहाँ पर लोगों को फिल्में दिखाई जा रही हैं। तो काफ़ी एक बहुत अच्छा अनुभव देने के लिए इसी यहाँ के दर्शकों को पूरी तरीके से सज्ज हो चुका है और पूरा पणजी जो है, पूरा गोवा जो है वो पूरी तरीके से शमा, लोगों को बेहतर अनुभव का आपने यहाँ जिक्र किया। ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ये किस तरह से प्रतिभाओं को एक वृहद मंच प्रदान कर रहा है, क्योंकि बाकी देशों के लोग भी जब आते हैं और भारत की प्रतिभा भी जब इनसे मिलती है तो किस तरह से एक कंटेंट को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर के किस तरह से सहभागिता यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, हम को प्रोडक्शन की बातें बहुत समय से कर रहे हैं और कई सारे को प्रोडक्शन ट्रीटीज़ भी हमने साइन कर लिए हैं और कई को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं अब वो बनने भी शुरू हो गए हैं। इनमें से कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत की प्रतिभा को, भारत के पोटेंशियल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब कल हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल गेस्ट से भी, उन्होंने भी ये एक बात साफ कही कि जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है भारत का, वो अब टॉप 5 में, टॉप 3 में जाना जाने लगा है और वो दिन दूर नहीं है जब हम अपने इस फिल्म फेस्टिवल के लिए भारत जैसे कान जाना जाता है, जैसे टोरंटो जाना जाता है, वैसे ही भारत भी अपनी एक पहचान बनाएगा, गोवा अपनी एक पहचान बनाएगा। कोलैबोरेशन की तो हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा इस बार जापान जो है कंट्री ऑफ फोकस है, तो जापान की 6 मूवीज़ हैं अलग अलग जॉनरास की, अलग अलग टाइप्स की, वो दिखाई जाने वाली है। इसके अलावा स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है जो कंट्री ऑफ स्पॉटलाइट, कंट्री ऑफ पार्टनर कंट्रीज़ रहने वाले हैं, तो यहाँ भी कई कोलैबोरेशन की बातें चल रही हैं। इसके अलावा हमने कल मेलबर्न के मेयर से भी बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि एक और मेलबर्न के ऊपर में ही वो मूवी बना रहे हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा भारत से, क्योंकि भारतीय लोग भी उसमें सहभाग करेंगे बनाने में भी और साथ ही कई सारे जो पहलू रहेंगे वो भारत से जुड़े रहेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर कला का, संस्कृति का और साथ ही कहानियों का एक अनोखा संगम यहाँ पर इफ़ी में हमें देखने के लिए मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। साथ ही एक अपडेट आप लगातार हमारे तक पहुँचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका। और इसी के साथ चलिए अब नया सफर में आगे बढ़ते हैं और अगली सफर संध्या। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली में जो व्यापार मेला चल रहा है वहां पर गृह मंत्रालय का जो स्टॉल है वो भी लोगों को अपनी तरफ खासा आकर्षित कर रहा है। यहाँ लोगों को साइबर अपराध से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां और उससे बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। तो क्या खास है यहाँ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गृह मंत्रालय का स्टॉल भी देखा जा सकता है और यहाँ पर साइबर दोस्त जो है वो लोगों को लुभा रहा है। किस तरह से साइबर दोस्त लुभा रहा है? साइबर दोस्त ये दरअसल हमारे गृह मंत्रालय के अंदर जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, I4C जिसको हम बोलते हैं, ये उसका सोशल मीडिया हैंडल है। हम ये चाहते हैं कि लोगों में आजकल जो साइबर क्राइम हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से, मतलब आप ये समझिए कि लोगों को फ़ोन कॉल्स वगैरह बहुत आते हैं, कैसे लोग जागरूक रहें, कैसे लोग समझें कि कौन सा जो कॉल है वो फेक है, कौन सा रियल है
और कैसे इन क्राइमों से बचने के लिए जागरूकता है, उसके लिए ये हमारा प्रयास है। हमने एक स्टॉल लगाया है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इस पर आकर्षित हो रहे हैं, स्टॉल पे आ रहे हैं। हमने एक स्नेक एंड लैडर का गेम भी बनाकर लगाया है, कुछ ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, एक चाचा चौधरी के ऊपर आधारित एक हमने छोटी सी कॉमिक बुक भी रखी है। पर्पस ये है कि लोग आएँ, साइबर क्राइम कैसे हो रहे हैं, मोडस ऑपरेंडी के बारे में समझें। इसके अलावा जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कई बार क्राइम होने के बाद लोगों को पता नहीं चलता हमें करना क्या है, तो 1930 जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, और जो हमारा रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, ये दोनों हम लोगों को बता रहे हैं, सभी लोगों को, कि ये नंबर और ये पोर्टल। लेकिन सबसे ज़्यादा, बिकॉज हम जानते हैं कि जागरूकता ही सुरक्षा की पहली पंक्ति है, तो हम ये चाहते हैं कि लोग अवेयर रहें। तो हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है साइबर दोस्त, ये फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म है, एक्स या जो पहले ट्विटर था, सारे प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है। तो सोचो और फिर एक्शन लो। और इस बातों की तमाम जो जानकारियां हैं यहाँ गृह मंत्रालय के स्टॉल पर देखने को मिल रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं काफ़ी संख्या में जानकारियाँ बटोर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह की जानकारी मिल रही है यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि आज तक धोखाधड़ी बहुत हो रही है, और ये साइबर क्राइम का हम पवेलियन देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेड फेयर में। साइबर क्राइम में ये हमें समझाया जा रहा है कि हमें कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो उस पर हमें क्लिक नहीं करना है। इन्होंने जानकारी दी कि साइबर क्राइम से लेकर जो भी फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, तो इससे आपको अपडेटेड वगैरह मिलता रहेगा। और जो अभी 3910 उसके बारे में ही बता रहे थे कि हमारी एक हेल्पलाइन है जो नवंबर से स्टार्ट हुई है, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। यहाँ बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर जो भी फ्रॉड होते हैं उसके रिलेटेड हमें जानकारी मिल रही है। काफ़ी अच्छा गेम है, मतलब जानकारी है, खेल में सीख रहे हैं एक तरह से हम लोग चीज़ों को। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं भी ये कहूँगी कि बहुत अच्छा, जो जिसने भी डेवलप किया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है हम लोग को। जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि यहाँ देख सकते हैं किस तरह से अगर आपके साथ साइबर अपराध हो जाता है तो उसके प्रति किस तरह से आपको आगे कदम उठाने हैं, उनकी तमाम जानकारियाँ इस स्टॉल पर प्रदान की गई हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ट्रेड फेयर शुरू हो चुका है 14 तारीख से, और 27 तारीख तक ये ट्रेड फेयर रहेगा, जिसमें अलग अलग राज्यों के स्टॉल्स भी लगे हैं। और इसी बीच साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ गृह मंत्रालय की तरफ से ये स्टॉल भी लगाया गया है, जो साइबर से जुड़े हुए जो अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ आम लोगों को उपलब्ध करा रहा है। और इसी बीच नया सवेरा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको बता देते हैं आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रमुख और अहम खबरें, जो दिलचस्प होने के साथ साथ आपके लिए काम की भी है। पहली खबर अगर हम आपको बताएं तो यह डॉक्टर और इंजीनियर से जुड़ी हुई। जी हां, डॉक्टर इंजीनियरों का देश विरोधी कार्यों में शामिल होना एक चलन सा बन गया है। ये बात दिल्ली पुलिस ने कही है। क्यों कही है वो आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 7 आरोपितों की जमानत याचिका का सुप्रीम
राजकोट में कड़ा विरोध किया और आगे कहा कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं तो वो जमीन पर काम करने वालों से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब डॉक्टर और इंजीनियरों के लिए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना एक चलन सा बन गया है, ये बात भी कही गई। साथ ही साथ लाल किला के पास धमाके का भी जिक्र किया गया और दंगों के साथ आरोपितों की जमानत याचिकाओं का इस दौरान विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपितों की वजह से ट्रायल में देरी हुई है। तो ये थी प्रमुख खबर और इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो वो है भारत और इजराइल के आपसी रिश्तों से जुड़ी हुई कि किस तरीके से आपस के रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और खास तौर पर अगर हम देखें तो बिजनेस के क्षेत्र में, क्योंकि बिजनेस का अब नया जायका बनाने में इस वक्त भारत और इजराइल जुटे हुए हैं। दोनों देश नया कारोबार तैयार करने में लगातार लगे हुए हैं। एक भारतीय उद्योगपति ने यह भी बताया है कि पहली बार इजराइल आया और 5 स्टार होटल में रहते हुए उन्हें ये लगा है कि यहाँ सर्विस इतनी स्लो क्यों है। फिर भी किसी से बात करते हुए उन्हें पता चला कि अधिकतर स्टाफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली गई। इसके साथ ही भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इजरायली उद्योग मंत्री नीर बरकात ने मजबूत संबंधों पर जोर दिया। पीयूष गोयल ने एफटीए के लिए बातचीत के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर के बाद कहा है कि प्रस्तावित डील से मार्केट का विस्तार होगा, कैपिटल और निवेश का फ्लो बढ़ेगा और गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड में भी आसानी होगी। साथ ही जो इजराइल के मंत्री हैं नीर बरकात, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि भारत एक ऐसा दोस्त है जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगली खबर है भारत की सैन्य ताकत से जुड़ी हुई। जी हां, अमेरिका भारत को देगा जैवलिन मिसाइल। सैन्य ताकत इससे भारत की और भी मजबूत होने वाली है। तो दुनिया की सबसे घातक टैंक रोधी जैवलिन मिसाइल की बिक्री को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि भारत की सैन्य ताकत जब मजबूत होगी तो इस व्यापार वार्ता के बीच में ये बात हुई है और अमेरिका ने अपनी सटीक मारक क्षमता वाली जैवलिन मिसाइल भारत को बेचने का फैसला ले लिया है। दुनिया की सबसे घातक इस टैंक रोधी मिसाइल को कंधे से लक्ष्य पर दागा जा सकता है। साथ साथ जनसत्ता अखबार से खबर है तो ये भी लिखा है इस खबर में कि चीन और पाकिस्तान के रूप में सीमा पर सैन्य चुनौती को देखते हुए अमेरिका के साथ मिसाइल सौदे से भारत की रक्षा तैयारी और भी सुदृढ़ होने वाली है। और इसी के साथ अखबारों में अब अगली खबर है हरिभूमि अखबार से जुड़ी हुई और इसमें मुख्य तौर पर प्रकाशित किया गया है भारतीय नाविकों को किस तरीके से राहत दी गई है। दरअसल केंद्र की तरफ से आव्रजन प्रणाली को रद्द कर दिया गया है जिससे सीधे तौर पर बंदरगाहों के बीच अब आसानी से आवाजाही हो सकेगी और इसका सीधा फायदा नाविकों को मिलने जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के तटीय क्षेत्रों में जो विशेष रूप से संचालित होने वाले जो सभी भारतीय जहाज हैं उनके लिए साइन ऑन, साइन ऑफ और शोर लीव पास की दशकों पुरानी जो जरूरत है उसको इस समय पूरे तौर पर खत्म कर दिया है, जिससे भारतीय नाविकों को राहत मिली है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 दशक पुरानी आव्रजन प्रक्रियाओं को खत्म किया है और इन दोनों प्रक्रियाओं को खत्म करके नाविकों को राहत करने के इस फैसले के साथ सरकार ने नाविकों की लंबे समय से जो मांग थी उसको भी पूरा किया। और इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत के नाविकों के साथ मजबूती से लगातार खड़ी है हर समय। अगली खबर फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई है। आज के प्रमुख अखबारों में एक खबर हम देखने को मिली है। भव्य परेड के साथ 56वें गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज हुआ है। धमाकेदार ये आगाज रहा है। गोवा के राज्यपाल गजपति राजू ने परेड को हरी झंडी दिखाई और फिल्म फेस्टिवल की औपचारिक तौर पर इसके साथ ही शुरुआत भी की गई। आपको बता दें कि भारत के प्रमुख प्रोडक्शन हाउसों की भव्य सिनेमा झांकियां भी इस परेड में शामिल हुई और 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में यहां पर दिखाई जाएंगी, यानी कि एक ये वृहद मंच प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि वेव्स फिल्म बाजार $20,000 का कैश प्राइज भी देगा। जी हां, और कोरियन मंत्री जेवोन किम ने जब वंदे मातरम गाया तो सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो आज के अखबारों में ये प्रमुख तौर पर खबरें प्रकाशित है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें और इसके बाद अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजीलियाई खाद्य उत्पादों जिनमें बीफ, कॉफी, कोको, फल समेत कई वस्तुओं पर 40% टैरिफ हटा दिए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के कुपियांस्क पर कब्जा करने का दावा किया है, जहां रूस के जनरल स्टाफ प्रमुख ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कब्जा करने की जानकारी दी है। लिथुआनिया के राष्ट्रीय संकट प्रबंधन केंद्र ने कहा है कि तस्करों के गुब्बारे दिखाई देने के कारण लिथुआनिया का विल्नियस हवाई अड्डा गुरुवार को बंद कर दिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कारोबार जगत की तमाम खबरें बिजनेस ब्रीफ में।
तो भारत की आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की वृद्धि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका अहम होने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक एआई लेड प्रोजेक्ट के सेक्टर में राजस्व में 20% तक का योगदान देने का अनुमान है। वहीं रोड एसेट मोनेटाइजेशन और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में निवेश अवसरों को बढ़ाने के लिए NHAI राजमार्ग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एक पब्लिक इन्वेस्ट के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया में है। और इसके साथ ही आइए खेल जगत की खबरें जान लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में। विश्व मुक्केबाजी का फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदक के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। भारत के युवा शटलर आयुष शेट्टी और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगे। पुरुष युगल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी अंतिम 8 में कोर्ट पर उतरेगी। भारत की महिला गोल्फर प्रणवी उर्स ने IGPL टूर में पुरुष खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए पेशेवर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। उन्होंने अंतिम दौर में 6 अंडर 62 के स्कोर के साथ हफ्ते का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। और आइए अब बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र के जरिए। दरअसल मानसिक रोग कई लोगों को प्रभावित करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है जिससे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या है इसके लक्षण और क्यों आवश्यक है इसका सही उपचार। स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार के तरीके को प्रभावित करता है। इसके कारण व्यक्ति को मतिभ्रम, भ्रम और अव्यवस्थित सोच व व्यवहार से संबंधित समस्याएं हो सकती है। मतिभ्रम में व्यक्ति को ऐसी चीजें दिखाई देती है या ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो वास्तविकता में नहीं होती। भ्रम में ऐसी चीजों के बारे में दृढ़ विश्वास होता है जो सत्य नहीं होती। स्किज़ोफ्रेनिया से प्रभावित व्यक्ति वास्तविकता से संपर्क खो सकता है जिससे दैनिक जीवन में कठिनाई हो सकती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेजर मेंटल डिसऑर्डर है, यानी ये एक गंभीर मानसिक रोग है और लेकिन इसका निदान संभव है। स्किज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण होते हैं वो शक करना, वहम रहना, आवाज़ें सुनाई देना, कुछ आकृतियाँ, इमेजेस दिखाई देना जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, स्लीप के अंदर डिस्टर्बेंस होना, व्यवहार है वो अबनॉर्मल हो जाना और चिड़चिड़ापन रहना। यानी जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो एक न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर है, ब्रेन से संबंधित मनोविकार या इसको हम मानसिक रोग कह सकते हैं। और इसके अंदर जो लक्षण हैं वो बिहेवियर से संबंधित, मूवमेंट से संबंधित, इमोशंस और भावनाओं से संबंधित लक्षण होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया से प्रभावित लोगों में अलग अलग प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण अपने आप उत्पन्न होते हैं और स्वयं ही चले जाते हैं। इसके अलावा पूरे जीवन काल में ये लक्षण। तो सीधे तौर पर इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया से आप अपना बचाव कर सकते हैं और इसके क्या कुछ लक्षण हैं। और इसी के साथ नए सिरों में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मौसम का हाल। देश भर में अलग अलग जगहों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
ग्राफिक के जरिए आपने जाना मौसम का हाल और उसके साथ ही नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास झलकियां। कहाँ की है कृतिका? बिल्कुल संध्या, सीधे तौर पर ये जो झलकियां हैं वो है 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर आयोजित भव्य परेड की, जिसने गोवा की सड़कों को देश की सिनेमाई विरासत के रंगों से भर दिया। तो आप भी लीजिए इन तस्वीरों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी संध्या और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।